हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। पहले से पता था। जब तुम डार्क ओक को बाहर लाए तो मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या खोज रहा था। यह वो ओक था जिसने मुझे वहां आकर्षित किया था। दुर्भाग्य से मैं तुमसे पहले मिला था और तुम उस ओक को चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए उसका बलिदान कर दिया। सांप सम्राट ने दक्ष के सवाल का जवाब दिया। ठीक है, मैं इस स्पष्टीकरण पर विश्वास कर सकता हूँ कि आप उस लॉ ऑफ को खोजने की कोशिश कर रहे थे जिसे मैं चाहता था, लेकिन आपने इसे मेरे लिए बलिदान कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। आप उम्मीद करते हैं कि मैं इस पर विश्वास करूं? अब जब आपने वह भावनात्मक बहाना समाप्त कर दिया है तो मुझे सच बताओ। दक्ष ने आलसी ढंग से उत्तर दिया। उसे सांप सम्राट की कहानी के उत्तरार्ध पर विश्वास नहीं हुआ। तो तुम्हें अपने सम्राट पर विश्वास नहीं है? सर्प सम्राट ने आहत होते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, दक्ष ने आलस से जवाब दिया। ठीक है, मैं उससे आकर्षित था, लेकिन जब मैंने उसे छुआ तो मुझे घृणा महसूस हुई। मैं उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें उसे लेने दिया, अन्यथा मैं उसे निगल जाता। सांप सम्राट ने सच बताते हुए कहा, पकड़े जाने से नाराज। अब ये बात ज्यादा विश्वसनीय लगती है। खैर, मुझे अपने बारे में बताओ। तुम असल में कहाँ पैदा हुए थे? मुझसे मिलने से पहले तुम कैसे रहते थे? और तुम्हें इतना शेखी बघारना किसने सिखाया? दक्ष ने इस लंबी यात्रा में कुछ समय बिताने की कोशिश करते हुए पूछा। हम डींग मारना? मैं कभी डींग नहीं मारता। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैं अपने पिता की तरह हूँ, जो हमेशा सच बोलते थे। सांप सम्राट ने गर्व से उत्तर दिया। तो तुमने यह अपने पिता से सीखा है? अब मैं समझ गया, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। वह तुम्हारे जैसे ही थे। जहाँ तक मेरे जन्म का सवाल है, तो बेशक मेरा जन्म मेरे घर पर ही हुआ। तुम बेवकूफ हो। तुम्हें बताना चाहिए कि वह घर कहाँ था। और क्या तुम्हारे जैसे और भी सांप सम्राट अस्तित्व में है? मैंने सुना है कि तुम लोग बहुत दुर्लभ हो, दक्ष ने पूछा। दुर्लभ? मुझे लगता है कि जब हमारा पूरा इलाका नष्ट हो जाएगा तो हम दुर्लभ हो जाएंगे। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे गांव से केवल मैं ही जीवित बच पाया था। सांप सम्राट ने आह भरते हुए कहा। हाँ, तुम्हारा घर मिटा दिया गया। किसने? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। कुछ लोगों द्वारा। पुरानी चीजों को वापस लाना उचित नहीं है, इसलिए अब इसके बारे में बात करना बंद करो। मैं कभी भी उन्हें फिर से याद नहीं करना चाहता, सांप सम्राट ने जवाब देने से इनकार करते हुए कहा। ठीक है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन बस याद रखना, तुम मेरे दोस्त हो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, चाहे तुम कितने भी बेशर्म और परेशान करने वाले क्यों ना हो। तुमने मेरी बहुत मदद की है और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। बस इतना याद रखना, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा। यदि तुम कभी बदला लेना चाहोगे और उन लोगों को ढूंढोगे जिन्होंने तुम्हारे परिवार को नष्ट किया है, तो मैं उन्हें नष्ट करने से पहले दोबारा नहीं पूछूंगा। उन्होंने सांप सम्राट की पीठ थपथपाते हुए कहा। हाँ, क्या तुम इस सम्राट के लिए भावुक हो रहे हो? चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं होगी। मैं ही हूँ जो जरूरत पड़ने पर स्वर्गीय सम्राट और स्वर्गीय राक्षसों की मदद करता हूँ। मुझे खुद मदद की क्या जरूरत होगी? ये सम्राट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, सांप सम्राट ने हंसते हुए कहा। तो तुम फिर से शेखी बघारने लगे हो। जो भी हो, कभी कभी यह मेरे लिए कुछ हद तक मनोरंजक होता है। बस इसे ज्यादा मत करो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था और दक्ष एस्टेरिया साम्राज्य की ओर उड़ रहा था। विश्व परीक्षण समाप्त हो गया और सभी प्रतिभागी और दर्शक अपनी अपनी दुनिया में वापस चले गए। सम्राट मेन का सबसे बड़ा बेटा ही पीछे रह गया था, क्योंकि तकनीकी रूप से अब वह सम्राट था। उन्हें 20 दुनियाओं की बैठक में परिणामों पर चर्चा करनी थी, जो अब उसे भी मिलने वाली थी। सम्राट लू पहले ही एस्टेरिया साम्राज्य में वापस जा चुके थे। वे दक्ष के लिए यहाँ आए थे। जब वह आदमी खुद चला गया तो उसे वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं लगा। फिर भी वापस जाने के लिए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने के बजाय
उसने अपने पालतू जानवर का इस्तेमाल किया। वो बिना किसी शॉर्टकट के लंबा रास्ता तय करना चाहता था, इस उम्मीद में कि वह रास्ते में दक्ष को ढूंढने में सक्षम हो सकता है। किसी भी मामले में उसने दक्ष को खोजने के लिए पीछे रहने का कोई मतलब नहीं समझा। बातचीत में समय तेजी से बीतने के कारण वापसी की यात्रा छोटी लगने लगी, और जब दक्ष बात नहीं कर रहा था तो वह अपना समय साधना में बिता रहा था ताकि खुद को और भी मजबूत कर सके। उस समय वो साधना कर रहा था, तभी उसने सांप सम्राट की आवाज सुनी, हम यहाँ वापस आ गए हैं, जागो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए दक्ष को एहसास हुआ कि यह सच था। वे वास्तव में एस्टेरिया साम्राज्य में वापस आ गए थे। उसे लगा कि यात्रा बहुत तेज थी। यह अच्छा है, मुझे रॉयल सिटी ले चलो और रास्ते में आने वाले सभी शहरों से बचते हुए चलो। दक्ष ने सांप सम्राट को निर्देश दिया, जिसने अपना सिर हिलाया। सांप सम्राट ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। शहरों के बीच से जाने के बजाय वो उनके आसपास से उड़कर उनके हवाई क्षेत्र से बच निकला। मुझे तुम्हारा वही पुराना रूप पसंद था जो किसी भी चीज से बचने की जहमत नहीं उठाता था, लेकिन तुम फिर से अपने पुराने रूप में आ गए हो। ये बहुत बुरा है। अब मैं तुम्हारी वजह से शॉर्टकट के बजाय लंबा रास्ता अपना रहा हूँ, स्नैक मोनाक ने शिकायत की। ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ। ये योजना का हिस्सा है। सभी ने मुझे ट्रिसियन में देखा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एस्टेरिया वापस आ गया हूँ, तभी मेरी योजना आगे बढ़ सकती है। हर चीज का हल बल से नहीं निकाला जा सकता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा। इस बार तुम्हें आगे की पंक्ति की सीटें मिलेंगी, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा, जिसने अपना सिर हिलाया। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप क्या करने जा रहे हैं, सांप सम्राट ने उत्तर दिया। लंबा रास्ता तय करने के बावजूद अपनी तेज गति के कारण सर्प सम्राट को रॉयल सिटी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। तो हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। मैं इसे टाल नहीं सकता क्योंकि तुम यहीं जाना चाहते हो। क्या मुझे अंदर घुस जाना चाहिए? सर्प सम्राट ने दक्ष से पूछा जब वो एस्टेरिया के शाही शहर के बाहर रुका था। हाँ, मैं यहीं नीचे जाऊंगा। इस तरह अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी छोटे हो जाओगे। चूंकि तुम मेरे साथ जाओगे, इसलिए जितना हो सके उतना छोटा रहो और अपने आप को मेरी बाह के चारों ओर छिपाओ। मैं तुम्हें एक कंगन की तरह इस्तेमाल करूंगा, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा। क्या कंगन? क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं, मेरा मतलब शाब्दिक कंगन से नहीं है। मेरा मतलब है, इस तरह से आप अपना भेष बदल सकते हैं, या आप आराम करने के लिए हमेशा बीस्ट माउंटेन पर वापस जा सकते हैं। मुझे लगा कि आप मेरे साथ जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो यह और भी तेज होना चाहिए, दक्ष ने आलस से जवाब दिया क्योंकि वो स्नैक मोनाक से नीचे कूद गया। ठीक है, लेकिन केवल इसलिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करते हो। ये निश्चित रूप से इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, सांप सम्राट ने शिकायत की क्योंकि वह दक्ष का पीछा करते हुए छोटा होने लगा था। दक्ष रॉयल सिटी की दीवारों के ठीक बाहर खड़ा था। वह मुख्य प्रवेश द्वार के पास कहीं भी नहीं था क्योंकि उसने आधिकारिक तरीकों से प्रवेश करने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय उसकी योजना अलग थी। वो शांति से खड़ा होकर उस वस्तु को देख रहा था जो उसके हाथ में थी। उसके हाथ में एक सामान्य सा दिखने वाला मुखौटा था, जिसे सांप सम्राट ने पहचान लिया। तुम भेष बदलने जा रहे हो? सर्प सम्राट ने शरारत के मुखौटे को देखते हुए आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, मुझे ऐसा करते हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। जैसा कि मैंने कहा, ये समय ताकत के साथ चीजों को संभालने का नहीं है। मुझे कुछ साबित करना है और मैं इसे उसी तरह साबित करूंगा जिस तरह से मुझे करना है, जिसके लिए ये जरूरी है, दक्ष ने जवाब दिया और उसने अपना चेहरा बदलते हुए शरारत का मुखौटा अपने चेहरे पर लगा लिया। उनका नया लुक उनके पिछले आकर्षक लुक से कहीं ज्यादा साधारण था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला हो। चलो अब अंदर चलते हैं। वो धीरे से बुदबुदाते हुए गायब हो गया। एस्टेरिया साम्राज्य की रानी उसके कमरे में थी।
मिनग्यू उसके बगल में बैठा हुआ उसकी देखभाल कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी भी उनके पास खड़ा होकर रानी को देख रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। अब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। अब आपको इस औसत दर्जे के चिकित्सक की मदद की कोई जरूरत नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर जियान, आप निश्चित रूप से मजाक कर रहे हैं। आप साम्राज्य के सबसे अच्छे चिकित्सक हैं। आपको औसत दर्जे का कहना दिन को रात कहने जैसा है, रानी ने हंसते हुए उत्तर दिया। यह सही है, सीनियर जियान ने माँ की बहुत मदद की। हम आपके बहुत आभारी हैं, मिनग्यू ने भी कहा। हा हा हा, तुम मेरी बहुत तारीफ कर रहे हो। खैर, अब जब तुम ठीक हो गए हो तो ये बूढ़ा आदमी विदा हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पीछे मुड़कर वो वहां से चला गया। जैसे ही बूढ़ा आदमी चला गया, मिनग्यू ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ, मैं। दस्तक दस्तक। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वो उठ खड़ी हुई और दरवाजा खोला, ये सोचते हुए कि कौन होगा। यहाँ ज्यादा लोग उन्हें परेशान नहीं करते। हाँ, उसने दरवाजा खोलते हुए पूछा। प्रवेश द्वार पर एक गार्ड खड़ा था। महाराज, किसी ने मुझे ये पत्र आपको देने के लिए कहा था। उसने कहा था कि आपको बता दूं कि यह पत्र सांप सम्राट ने लिखा है, गार्ड ने मिनग्यू से कहा और उसके जाने से पहले उसे पत्र सौंप दिया। मिनग्यू ने पत्र को देखा, वह दंग रह गई। उसने गार्ड के शब्द सुने, इसे सांप सम्राट ने लिखा है। क्या ये दक्ष के साथ कोई नहीं था? क्या ये संकेत था कि ये दक्ष का पत्र था? वह गार्ड को रोकने के लिए कमरे से बाहर निकली और उस व्यक्ति के बारे में और जानकारी मांगी जिसने उसे पत्र दिया था, लेकिन वह खड़ी रही। लंबे गलियारे में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या वह आदमी कहीं गायब हो गया? वरना वह गार्ड इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता था? उलझन में डूबी मिनग्यू ने फिर से उसके कमरे में कदम रखा और दरवाजा बंद कर दिया। वो जिस रक्षक को ढूंढ रही थी, वो महल के दूसरे गलियारे में मुस्कुराता हुआ चल रहा था। आपने कई चरणों से गुजरने के बजाय सीधे उसे क्यों नहीं बताया कि आप क्या चाहते हैं? आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जब गार्ड चल रहा था तो उसने एक आवाज सुनी, छोटे स्नेकी, तुम समझ नहीं रहे हो। गार्ड ने जवाब देते हुए अपने होंठ खोले, लेकिन अब उसकी आवाज बिल्कुल अलग थी। उसकी आवाज दक्ष जैसी लग रही थी। उस दिन मिनग्यू अकेला व्यक्ति नहीं था जिसे पत्र मिला था। पत्र कई लोगों को दिया गया था, जिसमें फ्लावर पैविलियन का मालिक भी शामिल था, जहां दक्ष पर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाया गया था। जनरल को भी एक पत्र दिया गया जिसने उस लड़की का अंतिम बयान लिया था, जो कथित तौर पर मरने से पहले लिखी गई थी। साम्राज्य के मंत्रियों को और भी पत्र दिए गए। ये सभी पत्र स्पष्टतः एक ही व्यक्ति द्वारा वितरित किए गए थे। उस पत्र में क्या है? मिनग्यू की मां ने उससे पूछा, जब वह अपने हाथ में पत्र को देख रही थी। मिनग्यू उस पत्र को पूरी गंभीरता से पढ़ रहा था। मिनग्यू ने कुछ नहीं कहा और पत्र पढ़ना जारी रखा। पत्र पढ़ने के बाद ही उसने अपनी मां को पत्र दिया और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी मां भी पत्र पढ़कर दंग रह गई। मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, उसने अपनी बेटी से कहा, जिसने अपना सिर हिलाया। हाँ, मिनग्यू ने सहमति जताते हुए कहा कि आगे क्या होगा। अगले दिन की बात है। एक युवक रॉयल सिटी के एक सुनसान कोने में एक खाली पड़ी इमारत में बैठकर शराब पी रहा था। दस्तक दस्तक। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उस आदमी ने जवाब दिया, अंदर आइए। हम। वह आवाज। दरवाजे के बाहर एक पूरी तरह से बख्तरबंद आदमी खड़ा था। आवाज सुनकर वह उलझन में लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस आवाज को पहचान लिया हो। अंदर कदम रखते ही उसने दरवाजा खोल दिया। उस आदमी को देखते हुए बख्तरबंद आदमी खुशी से हंसा। महाराज, ये वास्तव में आप ही है। आपकी आवाज सुनकर मुझे कोई संदेह नहीं था कि यह आप ही होंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सुरक्षित हैं। हाँ, मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन आपको पता नहीं है कि मेरे लिए बचकर निकलना कितना कठिन था, जनरल, युवक ने जवाब दिया और एक और घूंट लिया। महाराज, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बेहतर होगा कि आप महल में आए। आप अधिक सुरक्षित रहेंगे, जनरल ने उस युवक से कहा जो शांति से शराब पी रहा था।
बैठो और एक गिलास उठाओ, युवक ने सवाल का जवाब दिए बिना कहा। जनरल आगे बढ़े और मेज के पास कुर्सी पर बैठ गए तथा उन्होंने भी शराब का एक गिलास उठा लिया। तुम्हें लगता है कि मैं महल में सुरक्षित रहूंगी? क्या तुम भूल गए कि मुझे महल से ही अगवा किया गया था? वह कमीना दक्ष वाकई बहुत परेशान करने वाला है। उसने मुझे तब अगवा किया जब मैं अपने पिता के पास थी। मुझे यकीन है कि वह महल पर नजर रख रहा है, ये सोचकर कि मैं उससे बचकर वापस वहीं जाऊंगी। अगर मैं ऐसा करूंगा तो वह मुझे पकड़ लेगा, यह एक आपदा होगी, युवक ने उत्तर दिया। तुम सही कह रहे हो, यह एक संभावना है, जनरल ने आह भरते हुए कहा। अगर उस आदमी ने तुम्हें दूसरी बार पकड़ लिया तो वह तुम्हें मार भी सकता है, जनरल ने जवाब दिया। यह सही है, इसीलिए मैंने अपने पिता को यहाँ नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि वह आदमी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, युवक ने जवाब दिया। स्थिति का सार बहुत सरल है, मैं उसके मरने से पहले वापस नहीं आ सकता, इसलिए वापस जाने के बाद मुझे बताइए पिताजी कि अगर वह चाहता है कि मैं वापस आऊं तो उसे उस आदमी को मारना होगा, उसने आह भरते हुए कहा। वे दोनों काफी देर तक शराब पीते रहे। फिर जनरल ने फिर से बात की। कौन जानता था कि वह आदमी इतना ताकतवर होगा? जब तुमने मुझे उसके बारे में झूठ बोलने को कहा था तो मैंने सोचा था कि वह एक साधारण आदमी होगा जो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैंने सोचा था कि हमारा जीवन सफल होगा और उसे सजा मिलेगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया, जनरल ने कहा, जो नशे में लग रहा था। हाँ, इसकी भविष्यवाणी कौन कर सकता था? खैर, क्या तुम मुझे फिर से बता सकते हो कि जब तुमने उस लड़की को मारा था तो उसके आखिरी शब्द क्या थे? युवक ने उत्सुकता से पूछा। उसके आखिरी शब्द? हाँ, मुझे अभी भी याद है। वह घबरा रही थी कि उसे सम्राट के सामने झूठ बोलकर दक्ष पर आरोप लगाना पड़ेगा। उसने कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया है और उसने बस खुद को उंगली से छुआ है, लेकिन वह अभी भी झूठ बोलने के लिए तैयार थी। उसे विश्वास था कि तुम उसे झूठ बोलने में मदद करोगे, जनरल ने हंसते हुए कहा, लड़की को याद करते हुए। वो भोली लड़की, क्या उसने वाकई सोचा था कि हम उस पर इस तरह का भरोसा करेंगे? अगर उसने सम्राट के सामने झूठ बोला होता तो वह आसानी से पकड़ी जा सकती थी क्योंकि वह हमारी तरह प्रशिक्षित नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसे एहसास हुआ कि वास्तव में क्या हो रहा था, तब भी जब मैंने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे ऐसा लगा कि उसने खुद को मार डाला, उन्होंने आगे कहा। मैं वाकई उम्मीद करता हूँ कि बादशाह को इस बारे में कभी पता न चले। वह मुझे झूठ बोलने के लिए जरूर मार डालेगा, उसने आह भरते हुए कहा। उसने शराब का एक और घूंट लिया। हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। हो सकता है कि उसे इसके बारे में पता ना हो, लेकिन उसके अलावा हर कोई पहले से ही जानता है, युवक ने आलस से कहा। हो महाराज, आपका क्या मतलब है? जनरल ने दक्ष से पूछा, उसके शब्दों से उलझन में। इन शब्दों में कुछ अजीब लग रहा था। तुम पीछे क्यों नहीं देखते? युवक ने अपनी उपहासपूर्ण दृष्टि उठाते हुए पूछा। जनरल ने घबराकर जल्दी से पीछे देखा। क्या इसका मतलब ये था कि कोई उसके पीछे था? क्या? उसके मुंह से एक चौंकी हुई चीख निकली जब उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे क्या था। उसके पीछे एक सुनहरा दर्पण था जो यहाँ हुई हर घटना को दिखा रहा था। ये सब कुछ दूसरे दर्पणों पर प्रसारित कर रहा था। अपने पत्रों के माध्यम से दक्ष ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। अपने कमरों में जिन लोगों को उसने पत्र भेजा था, वे सभी अपने दर्पणों में ये सब देख रहे थे। यह एक ऐसी कलाकृति थी जिस पर मूल रूप से बहुत खर्च हुआ था, लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे जो इसे वहन कर सकते थे। दर्पण से जुड़ने के लिए उन्हें बस दर्पण के पीछे संरचनाओं के क्रम की आवश्यकता थी। समान संरचनाएं बनाकर वे मूल दर्पण से जुड़ सकते थे। इस पत्र के माध्यम से दक्ष ने अपनी जानकारी साझा की थी। जो लोग संभवतः ऐसे दर्पण खरीदने में असमर्थ थे, उनके लिए दक्ष ने ऐसे दर्पण छोड़े। वह ऐसी चीजें कैसे प्राप्त कर पाया? ये सरल था। उसने वितरित करने के लिए दर्पण चुराए थे। एकमात्र पत्र जो मूल रूप से रचना में भिन्न था, वह पत्र था जो जनरल को दिया गया था। उस पत्र में ऐसे दर्पणों और इन संरचनाओं के बारे में कुछ भी नहीं था। इसके अलावा दक्ष ने बड़ी चतुराई से दर्पण को पीछे रखा था।
जिससे जनरल के लिए ये पहचानना मुश्किल हो गया कि किसकी पीठ अधिकतर समय दर्पण की ओर रहेगी। महाराज, आपने क्या किया? आपने मेरा पर्दाफाश कर दिया, लेकिन क्या आप भूल गए? मेरा पतन आपका पतन है, क्योंकि आपने ही सब कुछ योजनाबद्ध किया था। आप हमारा पर्दाफाश क्यों करेंगे? जनरल ने खड़े होते हुए चिल्लाया। ओह, क्या मैंने कहा कि मैं आपका महाराज हूँ? युवक ने बिना किसी भाव के उत्तर दिया और अपना दाहिना हाथ अपने चेहरे की ओर लाया। उस आदमी ने धीरे धीरे अपना मुखौटा उतारा, जिससे उसका चेहरा सामान्य हो गया। युवक का असली चेहरा देखकर जनरल का चेहरा पीला पड़ गया। राजकुमार पत्नी दक्ष, उसके सामने जो चेहरा आया वो दक्ष का चेहरा था। किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा जिसके पास इतनी ताकत थी कि वह राजकुमार को सेंट रियल्म सम्राट के सामने से अगवा कर सकता था, जो साम्राज्य का सबसे ताकतवर व्यक्ति था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने शाही महल के अंदर बिना किसी प्रयास के हत्या करने का साहस किया, और फिर भी वह बिना किसी नुकसान के बच निकलने में सफल रहा। महाराज यहाँ नहीं है, उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है, अब सिर्फ तुम ही बचे हो। दक्ष ने शांति से खड़े होकर जवाब दिया। शराब का गिलास अभी भी उसके बाएं हाथ में था, जिससे वो कभी कभी एक घूंट पी रहा था। तुम भी इस मामले में उतनी ही गलत हो जितनी कि वह, क्योंकि तुमने मुझे फंसाया। तुम्हें पता है, मैं वापस आकर तुम्हें आसानी से मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं चाहे जितनी भी बार सच बोलूं, मेरी पत्नी का वो मूर्ख पिता यह मानने से इनकार कर देता है कि उसका बेटा इतना दुष्ट हो सकता है। जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है, तो वह भी बहुत भोली है। वो अपने भाई पर आंख मूंदकर विश्वास करती है। जहाँ तक इस साम्राज्य के नागरिकों का सवाल है, वे अपने सम्राट की कही हर बात पर यकीन करते हैं। इसलिए निर्दोष होने के बावजूद मुझे बलात्कारी के तौर पर फंसाया गया। मुझे तुम्हारी वजह से अपनी सारी मासूमियत खोने पर मजबूर होना पड़ा, इसलिए तुम्हें मारना निश्चित रूप से तुम्हारे लायक था। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी मासूमियत वापस चाहिए, और मुझे इस सबूत को सम्राट लूकी में ठूंसना होगा। अब जब मैंने ये कर दिया है, तो अब समय आ गया है कि तुम वो पाओ जिसके तुम हकदार हो, दक्ष ने समझाया, और वह धीरे धीरे जनरल की ओर चलने लगा, जो एक कदम पीछे हटता रहा। दक्ष, देखो, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। राजकुमार वांग ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, मैं उसे मना नहीं कर सकता था। आखिरकार वह भविष्य का सम्राट बनने वाला था। मैं मजबूर था, मैं दोराहे पर खड़ा था। मेरी दुर्दशा को समझने की कोशिश करो, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ने और सम्राट के सामने अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार हूँ। मुझे मत मारो। जैसे जैसे जनरल पीछे हटता गया, वह अंततः दीवार तक पहुंच गया, जहां पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह आगे नहीं बढ़ सका। ओह, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था, ये समझ में आता है, दक्ष ने जवाब दिया। उसने एक और घूंट लिया और वापस मुड़ा। उसने आह भरी। समझने के लिए धन्यवाद। आप वास्तव में एक देवता है। आपकी दया के लिए धन्यवाद, जनरल ने कहा, यह महसूस करते हुए कि दक्ष ने उसे माफ कर दिया था। दक्ष वापस मेज की ओर चल रहा था। उसकी चुप्पी को जाने की अनुमति मांगते हुए जनरल दरवाजे की ओर जाने लगा। वह जानता था कि उसकी पोल खुल चुकी है और सम्राट उसे सजा देने वाला है, लेकिन मौत से बेहतर तो कुछ भी नहीं था। जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि दक्ष के हाथ में तलवार आ गई है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, दक्ष ने कहा। उसकी बातें सुनकर जनरल पीछे मुड़ा, क्योंकि एक बुरी भावना ने धीरे धीरे उसके दिल को घेर लिया था। जनरल ने जो आखिरी बात सुनी वो थी, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जहां तक आखिरी चीज की बात है, तो उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, सब कुछ अंधेरा हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके पूरे शरीर में, खास तौर पर उसके पेट में भयानक दर्द फैल गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर को दो हिस्सों में चीर दिया हो। उसका शरीर जमीन पर गिर गया और दो हिस्सों में बंट गया। तुम्हें उस बेवकूफ के साथ नहीं मिलना चाहिए था। क्या तुम्हें सच में लगता था कि तुम बच जाओगे? तुमने उसी क्षण मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जब तुम मुझे फंसाने के लिए झूठ बोलने को तैयार हुए थे।
दक्ष ने जनरल के शव के सामने खड़े होकर नीचे देखते हुए कहा। उनके हाथ में एक सुंदर स्वर्ण राजा की तलवार रखी हुई थी, जो उनके हाथ में सचमुच भव्य दिख रही थी। अपना बदला पूरा करने के बाद दक्ष दर्पण की ओर मुड़ा और करीब आने लगा। शीशे से 1 मीटर दूर रुककर उसने कहा, और इसीलिए आप किसी भी अफवाह पर दूसरे पक्ष की बात सुने बिना यकीन नहीं करते, चाहे वह कोई भी कहे। मैं निर्दोष था, लेकिन मुझे फंसाया गया। अब जबकि सच्चाई सामने आ गई है, तो मैं यहीं रहूंगा। उसने एक बार फिर अपनी तलवार लहराई, जिससे दर्पण टुकड़े टुकड़े हो गया। रॉयल सिटी के चारों ओर लोग प्रसारण देख रहे थे, जो अचानक बंद हो गया क्योंकि दक्ष ने दर्पण तोड़ दिया। मुझे लगता है कि इससे इसकी पुष्टि हो गई है। आपके पति निर्दोष थे, रानी ने अपनी बेटी से कहा और उसने अपना सिर रगड़ा। मैं पहले से ही जानती थी कि वह निर्दोष है। मैं जानती थी कि किसी ने उसे फंसाया है, लेकिन वह मेरा अपना भाई होगा। मुझे यह नहीं पता था, मिंग्यू ने आह भरते हुए कहा। माँ, मैंने उसे सचमुच चोट पहुंचाई है न? उसने अपनी माँ से पूछा। रानी ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि इसका उत्तर केवल वही दे सकता है जब वह आपके पास आएगा। क्या वह आएगा? मिंग्यू ने अनिश्चितता से पूछा। मुझे लगता है कि वह ऐसा करेगा, और जब वह ऐसा करेगा तो उससे पूछिए कि उसने लू वान को कहाँ रखा है। मुझे पता है कि उस बेवकूफ ने गलत किया है, लेकिन हमें ही उस बेवकूफ को सजा देनी चाहिए। चाहे जो भी हो, वह मेरा बेटा है। उससे कहिए कि अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो वह उस लड़के को सौंप दे, रानी ने मिंग्यू से कहा। हाँ माँ, मिंग्यू ने सहमति जताई। सम्राट आखिरकार एक लंबी यात्रा के बाद शाही शहर में वापस आ गया। उसे रास्ते में दक्ष नहीं मिला था, जिसकी उसे पहले से ही उम्मीद थी। उसे पहले से ही यकीन था कि इस विशाल महाद्वीप में दक्ष को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जितना ही मुश्किल होगा। वो सीधे राजमहल में गया और सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि खोजे वहां मौजूद है। मंत्रीगण वहां मौजूद नहीं थे। वो मंत्रियों के बारे में जानना चाहता था। भले ही सम्राट यहाँ न हो, लेकिन उन्हें यहाँ होना चाहिए था। वे अनुपस्थित क्यों थे? क्या वे अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे थे? यद्यपि सम्राट को मंत्रियों के बारे में जिज्ञासा थी, लेकिन उससे भी अधिक जिज्ञासा उसे खोजे के बारे में थी। उस आदमी को सम्राट के बारे में पूछना चाहिए था, और यह भी कि क्या वो दक्ष को पकड़ने में सफल हुआ या नहीं। लेकिन इसके विपरीत वो अपना सिर नीचे करके खड़ा था। क्या हुआ? उसने खोजे से पूछा, जैसे ही वह अपने सिंहासन के करीब पहुंचा। महाराज, मुझे लगता है कि आपको कुछ पता होना चाहिए जो आपकी अनुपस्थिति में हुआ था, नपुंसक ने धीरे से कहा। मेरी अनुपस्थिति में क्या हुआ? सम्राट ने भ्रमित होकर पूछा। राजकुमार पत्नी दक्ष शाही शहर लौट आए हैं, खोजे ने उत्तर दिया। क्या वो वापस आ गया? सम्राट ने चौंक कर पूछा। क्या तुम सबने उसे पकड़ लिया? पूरी तरह से नहीं। वो वास्तव में हमारे सामने नहीं आया। इसके बजाय खोजे ने सम्राट को सारी बातें बतानी शुरू कर दी, जिससे पहले से कठोर सम्राट लू के चेहरे पर कई स्पष्ट भाव उभर आए। सब कुछ सुनकर वो थककर सिंहासन पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पल भर में बूढ़ा हो गया हो, जब उसने सुना कि उसके बेटे ने मिंग्यू के पति को फंसाने के लिए क्या किया है। लेकिन ये सब नहीं था। इसका मतलब यह नहीं था कि दक्ष पूरी तरह से निर्दोष था। सम्राट को पता था कि दक्ष ने जो किया वह भी मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि उसने पिछली बार उचित प्रक्रिया नहीं होने दी थी। लेकिन सम्राट को सबसे ज्यादा हैरानी उसकी अपनी हरकतों से हुई। उसका दामाद स्वर्गीय दानव जाति से जुड़ा हुआ था, और उसने अपने गुस्से में अमर लोक को ये बात बता दी थी। भले ही दक्ष निर्दोष था और यह सब उसके बेटे की वजह से हुआ था, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि दक्ष एक राक्षस था। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी थी। कुछ ही हफ्तों में अमर दुनिया से एक टीम दक्ष को पकड़ने आने वाली है, जो एक गड़बड़ होने वाली थी। पहले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हर किसी की दक्ष के बारे में बुरी धारणा थी, यहाँ तक कि उसकी अपनी बेटी की भी। लेकिन अब जब उनके मन में फिर से उसके बारे में अच्छी धारणा बन गई है,
तो वे कभी भी यह नहीं समझ पाएंगे कि दक्ष को ऊपरी दुनिया के सामने उजागर करने में सम्राट लू की क्या दुर्दशा थी। अमर दुनिया निश्चित रूप से दक्ष को खोजने जा रही थी, और जब वे ऐसा करेंगे तो वे उसे मार डालेंगे। और जब दक्ष मारा गया तो सम्राट लू को एक कमीने सम्राट के रूप में याद किया जाएगा, जिसने अपने दामाद को इसलिए मार डाला क्योंकि वह अपने बेटे के झूठ पर विश्वास करता था। स्वर्गीय राक्षसों के बारे में अंतर्निहित तर्क को हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। तो कोई भी समझने वाला नहीं था। क्या हुआ महाराज, क्या आप खुश नहीं हैं? राजकुमार कंसोर्ट निर्दोष है। अब आप उसके साथ सब कुछ ठीक कर सकते हैं, और जब सब कुछ ठीक हो जाए तो उसे राजकुमार वांग को रिहा करने के लिए कह सकते हैं। सारी गलतफहमी दूर हो गई है। नपुंसक ने सम्राट से कहा। ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी भी इतना गंभीर क्यों दिख रहा था। आह, तुम मेरी समस्याओं को नहीं समझोगे, सम्राट ने आह भरते हुए कहा। दक्ष एक सुनसान जगह पर तालाब के पास बैठा था। आसपास एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। सांप सम्राट तालाब के पानी में तैर रहा था। तुम वहां एक मरे हुए व्यक्ति की तरह क्यों बैठे हो? तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो गई हैं। तुम्हें अपनी गरिमा वापस मिल गई है। आओ पानी में आराम करो। इस राजा को तुम्हें अपनी तैराकी तकनीक दिखाने दो, सांप सम्राट ने हंसते हुए दक्ष से कहा। मुझे अपनी गरिमा वापस मिल गई है, लेकिन सभी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। मैंने अभी भी यह नहीं सोचा है कि मैं लू वान की मौत को कैसे समझाऊंगा। मुझे पता है कि मैंने उसे क्यों मारा, लेकिन मैं ये साबित नहीं कर सकता कि वह अपनी बहन को मारने वाला था। मुझे जवाब देने का एक अच्छा तरीका सोचना होगा। दक्ष ने जवाब दिया। क्या इसीलिए तुम अभी तक वापस नहीं जा रहे हो? सर्प सम्राट ने कारण समझते हुए पूछा। हाँ, यही कारण है। जब मैं उनके पास वापस जाऊंगा तो मुझे उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा। जब वह बादलों से घिरे आसमान को देखते हुए लेट गया, उसे ये जगह थोड़ी सुकून देने वाली लगी। आप उन्हें ये क्यों न बता दे कि वह मूर्ख इसी लायक था, सर्प सम्राट ने सुझाव दिया। आह, काश की समस्याओं का समाधान इतना आसान होता, लेकिन हाँ, मिंग्यू के पिता को ये जानकर बहुत बुरा लगेगा कि उसका बेटा मर चुका है। जहाँ तक मेरी बात पर विश्वास करने की बात है कि वह अपनी बहन को मारना चाहता था, मुझे लगता है कि वह इस बात पर विश्वास करने के बजाय मरना पसंद करेगा, दक्ष ने उस छोटे से सांप से कहा जो अपने छोटे से रूप में ठंडे पानी में तैर रहा था। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी जगह पर नहीं हूँ। तुम्हारा जीवन बहुत जटिल लगता है, सर्प सम्राट ने बोलना बंद करने से पहले कहा। जटिल है? हो, मुझे लगता है तुम सही हो। कुछ चीजें बहुत ही अजीब होती है। कम से कम मिंग्यू अब सुरक्षित है क्योंकि लू वांग मर चुका है, दक्ष ने सहमति जताई। आप यहाँ कब तक बैठने की योजना बना रहे हैं? दक्ष को तालाब के पास पहुंचे हुए 1 घंटा बीत चुका था। स्नैक मोनाक भी तैरते तैरते थक गया था। वो बाहर आया और दक्ष के चारों ओर उड़ने लगा। लिटिल स्नेकी, मुझे एक बात बताओ, जानवरों के क्षेत्र के अंदर कैसा है? ओरियन और अन्य लोग वहां रहते हैं और वे मजबूत होते हैं। वहां की क्यूई इस जगह की तुलना में कितनी शुद्ध है? दक्ष ने विषय बदलते हुए एक अलग सवाल पूछा। वहां की क्यूई इस जगह जैसी नहीं है, ये बहुत शुद्ध है। जहां तक वहां की जड़ी बूटियों की बात है, तो ईमानदारी से कहूं तो वे चमत्कारी हैं। यही वो चीज है जो उन्हें सबसे ज्यादा मदद करती है। लेकिन मुझे वह जगह पसंद नहीं है। मुझे तो सामान्य दुनिया ज्यादा अच्छी लगती है, सांप सम्राट ने जवाब दिया। काफी समय हो गया जब से मैंने उनमें से अधिकांश को बाहर निकाला है। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? दक्ष ने सांप सम्राट से पूछा। जैसा कि तुमने कहा, अंदर का माहौल बहुत उबाऊ होगा, दक्ष ने इस बारे में सोचते हुए कहा। आंतरिक दुनिया भी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने उस जगह का समय बढ़ा दिया है। जीवन शुरू हो गया है। जल्द ही वो एक सामान्य दुनिया की तरह हो जाएगी। मैं तुम सबको अपने परिवार के साथ वहां भेजूंगा। तुम जब चाहो उस जगह का आनंद ले सकते हो। तुम सब बिना किसी चिंता के आजादी से घूम सकते हो। जड़ी बूटियों और शुद्ध क्यूई के लिए आप जानवरों के क्षेत्र के अंदर भी रातें बिता सकते हैं, इसलिए आप सभी को बहुत अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए।
ये कैसा लगता है? उसने सांप सम्राट से पूछा। मेरे पास एक बेहतर सुझाव है, आप उन सभी को जहां चाहे वहां भेज दें और मुझे अपने साथ रहने दें। मुझे कोई भी जानवरों वाला क्षेत्र नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे अच्छी वास्तविक दुनिया, सांप सम्राट ने कहा। तुम्हें वास्तविक दुनिया इतनी पसंद क्यों है? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि मुझे यहाँ चारों ओर आकर्षक महिलाएं दिखती हैं, जो मेरे सुंदर रूप की सराहना करती हैं, सर्प सम्राट ने गर्व से कहा। कृपया मुझे बताएं कि आप मजाक कर रहे हैं? दक्ष ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए पूछा। मैं मजाक कर रहा हूँ, सर्प सम्राट ने कहा और वो हंसने लगा। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यहाँ रहना पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि शुद्ध क्यूई मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे लगता है कि मैं क्यूई में बेहतर महसूस करता हूँ, जिसमें शुद्धता इतनी अधिक नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ रहना पसंद करता हूँ। यदि आप इसी बात को लेकर चिंतित हैं तो आपको मेरी आंतरिक दुनिया में सामान्य क्यूई मिलेगी, दक्ष ने उत्तर दिया। मैं करूँगा, लेकिन मुझे वहाँ सभी का ख्याल भी रखना होगा। यहाँ मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, बाकी सब तुम संभालो, सांप सम्राट ने उत्तर दिया। इसके अलावा यह मत सोचिए कि मैंने यह नहीं देखा कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सवाल को भटका रहे हैं, उन्होंने चिल्लाकर कहा। बताओ, तुम यहाँ कब तक इंतजार करने की योजना बना रहे हो? चूंकि तुम खाली हो, चलो बाजार चलते हैं और कुछ हॉट महिलाओं से मिलते हैं। मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ, सांप सम्राट ने कहा। तुम कब से विकृत हो गए? दक्ष ने हंसते हुए खड़े होकर पूछा। क्या विकृत? मेरा मतलब उन हॉट महिलाओं से था जो इस हॉट सन के नीचे गर्म हो रही है। हमें उन्हें छाया में जाने के लिए कहना चाहिए। इससे लोगों की मदद हो रही है। इसमें कुछ भी विकृत नहीं है, सांप सम्राट ने मासूमियत से जवाब दिया। क्या इस धूप में पुरुषों को भी गर्मी नहीं लगेगी? केवल महिलाओं की ही मदद क्यों? खैर, मुझे पता है कि तुम बस माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, चलो शहर में टहलते हैं। शायद जब तक रॉयल गार्ड मुझे लेने आएंगे, तब तक मैं कोई बहाना बना लूंगा, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ये बेहतर है, सांप सम्राट ने कहा। सांप सम्राट की बात सुनकर दक्ष उस तालाब से निकलकर शाही शहर के मुख्य बाजार की ओर उड़ चला। वो सड़क के बीचों बीच ऐसे उतरा जैसे कि यह कोई बड़ी बात ही न हो। उसका चेहरा देखकर बहुत से लोग चौंक गए, क्योंकि वे अभी अभी उसके बारे में बात कर रहे थे। ये खबर हर जगह फैल रही थी कि दक्ष वास्तव में निर्दोष है। चूंकि यह शाही परिवार का घोटाला था, इसलिए खबर और भी तेजी से फैल रही थी। लगभग सभी जानते थे कि शाही राजकुमार ने अपने साले के खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन वे ये भी जानते थे कि दक्ष साम्राज्य का एक भगोड़ा था जो छिपा हुआ था। वे ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि वे इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। क्या वे दक्ष को माफ कर देंगे क्योंकि वो व्यक्ति पहले से ही निर्दोष था, जैसा कि सभी जानते हैं, या वे उसे गिरफ्तार करने जा रहे थे? सभी उत्सुकता से दक्ष को देख रहे थे। वो बस सड़कों पर चल रहा था। सांप सम्राट गर्व से उसके कंधे पर लेटा हुआ था, जो एक सुंदर लेकिन डराने वाले स्कार्फ की तरह लिपटा हुआ था। देखा, सब लोग मुझे घूर रहे हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरी वजह से तुम्हें इतना ध्यान मिल रहा है, लेकिन तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। यह मेरी गलती नहीं है कि मैं इतना सुंदर हूँ, सांप सम्राट ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वो सभी की निगाहों की सराहना कर रहा था। मुझे मत बताओ कि तुम यहाँ इसीलिए आना चाहती थी, दक्ष ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए पूछा। शायद, सर्प सम्राट ने हंसते हुए उत्तर दिया। अरे, ये तो देखो, ये कंगन कितना सुंदर है, इसे खरीद लो, उसने अचानक आवाज लगाए। हम यहाँ खरीदारी करने नहीं आए हैं, दक्ष ने आलस से जवाब दिया और उस दिशा की ओर देखा जहाँ स्नैक मोनाक देख रहा था। जैसे ही उसने ये देखा, वो अचंभित रह गया। जैसे ही उसने वहां देखा तो वो स्तब्ध रह गया। वो धीरे धीरे उस दिशा में चलने लगा। दुकान के पास रुककर उसने कंगन को देखा और उसे उठा लिया। तुम्हें भी यह पसंद है ना? सर्प सम्राट ने दक्ष से पूछा, जिसने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बजाय दक्ष ने दुकान के मालिक की ओर देखा। तुम्हें ये कंगन कहाँ से मिला? उसने पूछा। तुम्हें ये कंगन कहाँ से मिला? दक्ष ने दुकान मालिक से कंगन उठाते हुए पूछा।
ये ब्रेसलेट उसे बहुत परिचित लग रहा था क्योंकि यह उसे अपने पिछले जन्म में पहने जाने वाले ब्रेसलेट की याद दिलाता था। यह उसके पिता ने उसे उसके जन्मदिन पर उपहार में दिया था। उसे इस ब्रेसलेट में कुछ छोटे मोटे अंतर दिखाई दे रहे थे, लेकिन ज्यादातर यह वैसा ही लग रहा था। ये कंगन मेरी बेटी ने बनाया है। उसने अभी अभी शिल्पकला शुरू की है। अभी इस कंगन का कोई उपयोग नहीं है, हमारी अन्य कलाकृतियों के विपरीत। हालांकि ये केवल दिखावे के लिए है, आदमी ने दक्ष को उत्तर दिया। अपनी बेटी से कहो कि उसमें शिल्पकला का अच्छा हुनर है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत केवल 2 चांदी के सिक्के हैं, लेकिन चूंकि यह प्रिंस कंसॉर्ट है, इसलिए आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बेटी पहले से ही इतनी भाग्यशाली है कि महामहिम इसे ले रहे हैं, आदमी ने दक्ष से कहा। उसे पहले से ही सब कुछ पता था। दक्ष सम्राट का दामाद था, लेकिन इतना ही नहीं, वह क्रोधी भी था। पिछली बार की तरह उसने राजकुमार का अपहरण किया था। उसने जनरल को भी मार डाला था। विक्रेता दक्ष को नाराज नहीं करना चाहता था और उसे गुस्सा भी नहीं दिलाना चाहता था। वो सिर्फ कुछ सोने के सिक्कों के लिए मरना नहीं चाहता था। 2 चांदी के सिक्के? मेरे पास 2 चांदी के सिक्के नहीं है। ये लो, ये सोने का सिक्का लो और अपनी बेटी को दे दो। वह वास्तव में प्रतिभाशाली है, दक्ष ने जवाब दिया और सोने का सिक्का मेज पर रख दिया और वापस मुड़ गया। वह जानता था कि आगे पीछे होने वाला है, क्योंकि विक्रेता ये कहने वाला था कि उसे पैसे नहीं चाहिए, इसलिए पैसे वहीं छोड़ देना बेहतर विकल्प था, क्योंकि वो व्यक्ति संभवतः उसे उठा लेगा। दक्ष को उन गार्डों ने भी देखा था जो पहले ही शाही परिवार को उसके देखे जाने की सूचना देने गए थे। जहां तक दूसरे गार्डों की बात है, वे उसके बहुत करीब आए बिना उस पर नजर रख रहे थे। वे सोच रहे थे कि दक्ष ने उन्हें अभी तक नहीं देखा है। हालांकि वे इस बात से अनजान थे कि दक्ष को उनके बारे में पहले से ही पता था। वो प्रतिक्रिया करने के लिए भी बहुत आलसी था। उसके पास चिंता करने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तुम्हें मेरी पसंद आई? ओह! दक्ष को हार चुनते देख सांप सम्राट को गर्व महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि दक्ष ने हार चुनने का कारण उसका सुझाव नहीं था। मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है कि मुझे ये कंगन इसलिए पसंद आया क्योंकि इसने मुझे उस कंगन की याद दिला दी जो मेरे पास पहले हुआ करता था, लेकिन तुमने इसे क्यों चुना? क्या तुम्हें इसमें कुछ खास लगा? दक्ष ने सर्प सम्राट से पूछा। उसे उत्सुकता थी कि उसने ये कंगन क्यों चुना। मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगता है कि यह अच्छा दिखता है, अन्यथा मैं कंगन क्यों चुनता? सर्प सम्राट ने हंसते हुए उत्तर दिया। क्या आपने सोचा था कि मेरे द्वारा चुनी गई सभी चीजें खजाना होंगी या रहस्यमय गुणों वाली होंगी? हा, यह अजीब है, उन्होंने आगे कहा। आह, तुम कभी नहीं सीखते, दक्ष ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक उसी समय जब मैं तुम्हें कम परेशान करने लगा था। अरे, मेरे पास एक उपाय है, सांप सम्राट ने पुकारा। मुझे पता है कि तुम लू वान के बारे में उन्हें क्या बता सकते हो ताकि वे मुसीबत से बाहर निकल सके। मैं उनसे क्या कह सकता हूँ? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारी क्या योजना है? डेस्टिनी क्रिस्टल, क्या यही वह बात नहीं है जिसने मिंग्यू को उसके भाग्य की ओर एक अज्ञात दुनिया में भेजा था जो उसकी मदद करने वाली साबित हुई? सांप सम्राट ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दक्ष आश्चर्य से सर्प सम्राट को देखने से खुद को रोक नहीं सका और फिर जोर से हंसने लगा। हाँ, तुम छोटी शैतानी चीज हो, तुम बहुत चतुर हो, तुम सही हो, यह एक बढ़िया विचार है। बेशक, ये राजा केवल सही विचार ही देता है। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा झूठ बोलो, सांप राजा ने गर्व से कहा। मैं यहाँ रुकने और सम्राट की प्रतीक्षा करने की योजना बना रहा था जब तक कि मैं कोई बहाना नहीं सोच लेता, लेकिन अब जब मैंने कोई बहाना सोच लिया है तो हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चलो हम खुद ही महल में चलते हैं, दक्ष ने हंसते हुए कहा और फिर वह शाही महल की ओर निकल गया। सम्राट, रानी और मिंग्यू सभी शाही महल के अंदर थे। अभी अभी उन्हें दक्ष के आने की खबर मिली थी। सम्राट लू ने स्वयं दक्ष के पास जाने की इच्छा व्यक्त की क्योंकि केवल वही किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने में सक्षम थे।
वो शाही कक्ष से बाहर निकल चुका था और बाहर निकलने की ओर बढ़ रहा था, जबकि कुछ गार्ड उसके पीछे पीछे चल रहे थे। रुको, तुम अकेले नहीं जा रहे हो, हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं। जब बादशाह जा रहा था तो उसने पीछे से एक आवाज सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह उसकी पत्नी थी जो अपनी बेटी के साथ खड़ी थी। मैं अकेला क्यों नहीं जा रहा हूँ? सम्राट ने पूछा। क्या तुम्हें डर है कि मैं खतरे में पड़ सकता हूँ? नहीं, मेरा मतलब था कि आप अकेले नहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ आ रहे हैं। हमारे पूरे शाही परिवार ने हमारे दामाद को चोट पहुंचाई है। ये सब हमारे बेटे के झूठ की वजह से हुआ है। हमने उसे चोट पहुंचाई है और अब हमें इसकी भरपाई करनी है और मामले को शांत करना है, ताकि वह न केवल हमें माफ करते हुए परिवार में वापस आ जाए, बल्कि लू वान को भी मुक्त कर दे। रानी ने जवाब दिया और वो सम्राट की ओर बढ़ने लगी। मिंग्यू अपनी माँ के साथ चला गया। हम सब उसे वापस ला रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ आओ, हम सब उससे माफी मांगेंगे और उसका स्वागत करेंगे। सम्राट लू ने सहमति जताई। अपने मन में वह जानता था कि अब चीजें कभी भी सामान्य नहीं हो सकती, क्योंकि उसे पता था कि दक्ष स्वर्गीय दानव जाति से है। उसने अमर दुनिया को पहले ही सूचित कर दिया था। एक पूरा परिवार होने का सपना पहले ही खत्म हो चुका था। अब इसे वास्तविकता बनाने का कोई मौका नहीं था। वह जानता था कि दक्ष मरने वाला है, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह उसे भागने नहीं दे सकता। वो आदमी भागने में बहुत अच्छा था और उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। सम्राट लू को पता था कि उसे दक्ष को तब तक रोकना होगा जब तक अमर दुनिया की टीम यहाँ नहीं आ जाती। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो वे दक्ष को ढूंढने में कामयाब हो जाते, लेकिन इसमें ज्यादा समय लगने वाला था। इसके अलावा अगर वो खुद दक्ष को सौंप देता तो उसे न केवल इस आदमी के बारे में उन्हें बताने के लिए बल्कि उसे सौंपने के लिए भी कोई बड़ा इनाम मिल सकता था। इसलिए दक्ष को वापस रखना फायदेमंद था। भले ही इसका मतलब ये हो कि उसे दक्ष के सामने ये दिखावा करना पड़े कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यह इसके लायक था। सम्राट लू अपनी पत्नी और बेटी के साथ शाही महल से बाहर चले गए। वे सभी शाही गाड़ी में सवार हो गए जो दक्ष को लाने के लिए शाही महल से निकली थी। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि दक्ष पहले ही शाही महल आने के लिए निकल चुका था। गाड़ी के रवाना होने के कुछ मिनट बाद दक्ष शाही महल के प्रवेश द्वार पर उतरा। पहरेदारों को पहले से ही पता था कि सम्राट दक्ष को उसके पूरे परिवार के साथ सम्मान पूर्वक लाने के लिए चले गए हैं। इसका मतलब था कि दक्ष एक बार फिर उनका प्रभावशाली राजकुमार बन गया था, इसलिए उन्हें उसे उचित आराम देने की जरूरत थी। वो अब उनका दुश्मन नहीं था और पहरेदारों ने इसे सौभाग्यपूर्ण पाया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि दक्ष उनका दुश्मन था तो इसका मतलब उनकी मौत थी। महारानी, सभी पहरेदारों ने दक्ष का बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया, जिससे वो थोड़ा हैरान हुआ। उन्हें क्या हो गया था? क्या सम्राट ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उसे माफ कर दिया गया है और उसके साथ पुराने सम्मान के साथ पेश आना है? ये बहुत ही असंभव लग रहा था। सम्राट अपने बेटे के साथ क्या हुआ था, ये जाने बिना ये सब क्यों करने जा रहा था? जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सोचना बंद कर दिया। अगर सम्राट ने पूछा भी तो उसके पास पहले से ही बहाना था। महाराज, आप यहाँ हैं। महामहिम आपको अपने पूरे परिवार के साथ घर ले जाने के लिए निकले हैं। यहाँ कोई नहीं है, गार्डों ने दक्ष को सूचित किया। ओह, वे पहले ही चले गए। मुझे लगता है कि मैं उन्हें देख नहीं पाया। वे बहुत तेज हैं। दक्ष ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। उसने महल के मुख्य दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। आना जाना बहुत परेशानी भरा है। मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। जब वे वापस आए तो उनसे कहिए कि वे रॉयल चैम्बर्स में आ जाएं। मैं उनका इंतजार करूंगा, उन्होंने जाने से पहले गार्डों से कहा। रॉयल पैलेस के अंदर चलते हुए दक्ष ने रॉयल चैम्बर्स में अपना रास्ता खोज लिया, जहां उसने इंतजार करने का फैसला किया था। हालांकि जब वो सिंहासन कक्ष में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मंत्री वहां बैठे हैं। एक को छोड़कर लगभग सभी सीटें पहले ही भर चुकी थी। मेरे लिए कोई सीट नहीं है। कोई बात नहीं, चूंकि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए उसके लौटने तक मुझे एक सीट मिल जानी चाहिए।
उसने मुख्य सिंहासन की ओर चलते हुए कहा। सभी मंत्री पहले ही खड़े हो गए थे। दक्ष को प्रवेश करते देख वे चौंक गए थे, लेकिन यह निश्चित था कि वह अब उनका दुश्मन नहीं था, इसलिए वे उतने भयभीत नहीं थे जितना कि उन्हें होना चाहिए था। प्रिंस लॉन्ग, आपका फिर से स्वागत है। हम अतीत में जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहते हैं। कृपया हमें माफ कर दे। मंत्रियों ने माफी मांगते हुए दक्ष से कहा, हमें गुमराह किया गया था, लेकिन हमें खुशी है कि अब सच्चाई सामने आ गई है। ये ठीक है, इसकी चिंता मत करो, दक्ष ने आलस से हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। वो सम्राट के सिंहासन तक पहुंच चुका था। उसके बाद उसने जो किया वो मंत्रियों की अपेक्षा के अनुरूप ही था। दक्ष उस सिंहासन पर बैठा जो सम्राट के लिए आरक्षित था। आप इतने हैरान क्यों हैं? मेरे पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। ससुर बाहर गए हुए हैं, इसलिए उनके लौटने तक मैंने ये सीट ले ली। चिंता मत करो, मैं कोई विद्रोह या कुछ और नहीं कर रहा हूँ। उसने मंत्रियों के अजीब हाव भाव देखकर कहा। वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि वे क्या सोच रहे थे और उसने पहले ही जवाब दे दिया। आह महाराज, वो स्थान केवल इस साम्राज्य के सम्राट के लिए है। यदि आपको बैठने के लिए स्थान चाहिए तो क्या मैं अपनी सीट खाली कर दूं ताकि आप यहाँ बैठ सकें? मंत्रियों में से एक ने सम्मानपूर्वक पूछा। हम, क्या तुम्हें मेरे यहाँ बैठने से कोई परेशानी है? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आपने कहा कि यह सम्राट के लिए आरक्षित है। क्या आपकी सीटें मंत्रियों के लिए भी आरक्षित नहीं है? आपकी सीट पर बैठने में भी यही समस्या है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह सीट पहले से ही खाली थी और आपकी सीट भी खाली होनी चाहिए। मैं फिर से वो प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बस एक सीट के लिए, उन्होंने आगे कहा। सिंहासन किसी को सम्राट नहीं बनाता, नहीं सम्राट किसी साधारण सीट को सिंहासन बनाता है, इसलिए इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाना बंद करें। ये ठीक है, उन्होंने आराम से बैठते हुए कहा। अब मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ, मैं आराम करूंगा। कृपया मेरे ससुर के वापस आने पर मुझे जगह देना, उसने सम्राट से कहा, जो आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि मंत्री दक्ष के तर्क से असहमत थे, लेकिन वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। वे ऐसे व्यक्ति को अपमानित नहीं कर सकते थे जिसने सम्राट के बेटे का अपहरण करते समय उसकी परवाह भी नहीं की थी। हाँ, मंत्रियों ने अनिच्छा से अपनी सीटों पर बैठते हुए सहमति जताई। उन्हें अब ऐसी चीजों में खुद को शामिल करने की जरूरत नहीं थी। वे केवल सम्राट के लौटने की प्रतीक्षा कर सकते थे। दक्ष सिंहासन पर वापस बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली जैसे कि वो सो गया था और सम्राट के लौटने का इंतजार कर रहा था। असल में वो सो नहीं रहा था, वो बस अपने सिर और आंखों को आराम दे रहा था और भविष्य के बारे में सोच रहा था। वह जानता था कि उसे बहुत से काम करने हैं। उसे इस दुनिया को छोड़ना था, मिंग्यू के साथ उसे पुरानी दुनिया में जाना था और संत राजा की कब्र खोलकर देखना था कि उसमें क्या छिपा है। इसके अलावा उसके कुछ दुश्मन भी थे जिसके लिए उसे लगातार मजबूत होने की जरूरत थी। उसकी अगली योजना अमर दुनिया में प्रवेश करना था, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए संत क्षेत्र विशेषज्ञ की तुलना में उच्चतर साधना की आवश्यकता थी, या उसे अपने अंतरिक्ष कानून में उच्च समझ हासिल करने की आवश्यकता थी। किसी भी मामले में अमर दुनिया ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसे पता था कि यह उसके लिए चुनौतीपूर्ण होने जा रही थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां ऐसे कल्टीवेटर्स थे जिन्हें यहां भगवान कहा जाता था। उसे ये भी नहीं पता था कि वह उनसे मुकाबला कर सकता है या नहीं। शक्ति का अंतर उसके लिए अज्ञात था। सौभाग्य से जुन के अनुसार उसके पास वहां अच्छा मौका था। जब तक वह किसी समस्या में सिर के बल नहीं कूदता, तब तक समस्या उसे नहीं ढूंढ सकती थी। इससे उसे उस स्थान तक पहुंचने का कुछ आत्मविश्वास मिला। वो ये भी सोच रहा था कि उसका अगला ब्लड लाइन ट्रायल कब आएगा। जितने ज्यादा ब्लड लाइन ट्रायल का वह सामना करेगा, उतना ही बुरा होगा, क्योंकि उसे फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही तियान शेन की मुलाकात भी नजदीक आ जाएगी। वह चाहता था कि ब्लड लाइन ट्रायल को जितना हो सके उतना विलंबित किया जाए, लेकिन उसका उन पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए उसके लिए केवल अपनी ताकत बढ़ाना ही विकल्प था। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद।
समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही 1 घंटा बीत गया। सम्राट अपने परिवार के साथ दक्ष को न पाकर वापस लौट आया था। उन्होंने केवल इतना सुना कि दक्ष महल की ओर उड़ गया था। सम्राट लू उस जगह पहुंच गए थे जहां उन्होंने दक्ष की मौजूदगी के बारे में सुना था। हालांकि बात अलग थी। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि दक्ष उड़ गया था। जब उनसे पूछा गया कि वो कहां गए हैं, तो उन्हें बताया गया कि दक्ष शाही महल की ओर उड़ गए हैं। ये सुनकर सम्राट को अंदाजा हो गया। सबसे अधिक संभावना है कि दक्ष अब खुद ही वापस जा रहा था, क्योंकि उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी थी। वह वापस जाकर खुद को खुश करने और ये दिखाने जा रहा था कि सभी ने उसके साथ कितना गलत किया है। ठीक है बच्चे, जितना चाहो उतना आत्मसंतुष्ट रहो, सम्राट ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसने महल में वापस जाने का फैसला किया था। इस समय वह राजमहल में पहुंच चुका था। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने गार्ड से पूछा, जिन्होंने उसे बताया कि दक्ष शाही कक्ष में उसका इंतजार कर रहा है। सम्राट लू अपने परिवार के साथ सिंहासन कक्ष में पहुंचे। जैसे ही वह वहां पहुंचा, गार्डों ने कमरा खोल दिया, जिससे उसके लिए अंदर जाना आसान हो गया। सम्राट सबसे पहले प्रवेश करने वाले व्यक्ति थे। उनके बाद रानी और मिंग्यू का स्थान था। क्या जैसे ही सम्राट ने कक्ष में प्रवेश किया, उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया, क्योंकि उसने देखा कि दक्ष उस सिंहासन पर बैठा हुआ है जो उसका था। वो व्यक्ति न केवल यहाँ बैठा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो सो रहा है, मानो ये कोई प्रतिष्ठित शाही सिंहासन न होकर उसका बिस्तर हो। दक्ष, सम्राट लू ने दक्ष को उसकी नींद से जगाने के लिए आवाज लगाई। आह ससुर जी, आप यहाँ हैं। आप जानते हैं कि मुझे आपका कितना इंतजार करना पड़ा। खैर, अब जब आप यहाँ हैं, तो अपना सिंहासन संभालिए। इंतजार करते समय मेरे पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसका इस्तेमाल किया। दक्ष ने जवाब दिया और धीरे से अपनी आंखें खोली और जम्हाई ली, जैसे कि वह वास्तव में अभी अभी उठा हो। वो खड़ा हुआ और सिंहासन को मुक्त करते हुए नीचे चला गया। सम्राट ने दक्ष को घूरकर देखा जब वो सिंहासन की ओर चला और उस पर बैठ गया। हमने सुना है कि तुमने अपनी बेगुनाही साबित कर दी है। यह अच्छी बात है। अगर तुम कर सकते थे तो तुम्हें शुरू में ही ऐसा कर लेना चाहिए था, बजाय इसके कि तुम परेशानी खड़ी कर देते। देखो ये गड़बड़ कितनी बड़ी हो गई, सम्राट लू ने दक्ष से कहा और उसने आह भरी। वैसे अब तुम वापस आ गए हो तो सब ठीक है। हम तुम्हारा परिवार में स्वागत करते हैं और हमारे महल में तबाही मचाने के लिए तुम्हें माफ करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमारे बेटे लू वांग ने गलत किया। उसे यहाँ लाओ, हम उसे उसके किए की सजा खुद देंगे, उसने आगे कहा, अपने बेटे को वापस पाने की योजना बनाते हुए और अपनी सच्चाई को दिखाते हुए। मुझे खेद है, लेकिन मैं उसे वापस नहीं कर सकता, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। आपका बेटा चला गया? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने उसके साथ क्या किया? सम्राट लू ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या तुमने उसे मार डाला? उसकी मुट्ठी इस तरह बंद थी मानो वो खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा हो। रानी ने जब ये सुना तो उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। क्या उसका बेटा सचमुच मर गया था? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे मार डाला। मुझे बताओ कि वह ठीक नहीं है, उसने दक्ष से कहा। मिंग्यू ही एकमात्र था जो चुप था। मैंने उसे नहीं मारा, दक्ष ने आह भरते हुए जवाब दिया। मैं इतना क्रूर नहीं हूं कि मिंग्यू के भाई को मार डालूं। वो जानता था कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे ये सबसे अच्छा विकल्प लगा। तो बताओ वो कहाँ है? सम्राट लू ने फिर पूछा, आह भरते हुए। उसे राहत मिली कि उसका बेटा कम से कम जिंदा तो था। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, दक्ष ने मासूमियत से अपना हाथ उठाते हुए जवाब दिया। तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है? क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? सम्राट ने उस पर विश्वास न करते हुए कहा। तुमने उसका अपहरण किया है। बेशक तुम उसे जानते ही होगे। मुझे ये बहाना मत दो कि वह भाग गया है और तुम नहीं जानते कि वह कहाँ है। केवल एक मूर्ख ही इस पर विश्वास करेगा। नहीं, सच में मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। मुझे लगता है कि अब उसे कई दुनियाओं में से किसी एक में होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसे डेस्टिनी क्रिस्टल का उपयोग करने के लिए कहा था।
उसने उसे यहाँ से बहुत दूर एक अज्ञात दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया। मुझे नहीं लगता कि वह वापस आ पाएगा। जहां तक उसे वापस लाने की बात है तो यह असंभव है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि डेस्टिनी क्रिस्टल किसी व्यक्ति को कहां भेजता है। मैं बस इतना जानता हूं कि वह जीवित है और जब तक उसमें थोड़ी सी भी बुद्धि है वो वहां बस सकता है और जीवित रह सकता है। वो वहां अपना परिवार भी बसा सकता है, बूढ़ा हो सकता है और अपना जीवन पूरी तरह से जी सकता है। दक्ष ने उत्तर दिया, तुमने हमारे बेटे को हमसे हमेशा के लिए अलग कर दिया। सम्राट दक्ष का बहाना सुनकर दंग रह गया। बेशक मैंने किया। मेरे पास एक कौशल है जो मुझे बताता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। मैं इसे कुछ वर्षों में केवल एक बार ही उपयोग कर सकता हूँ। दक्ष ने थोड़ा झूठ बोलते हुए सम्राट को समझाया। हालांकि उसने सम्राट को अपने हुनर के बारे में सच बताया था, लेकिन उसने इसकी अवधि के बारे में झूठ बोला था। इसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए सालों की जरूरत नहीं थी। मैंने लू वान को चोट पहुंचाने के लिए यहाँ लौटने से कुछ दिन पहले उस कौशल का इस्तेमाल किया था। इससे मुझे पता चला कि वह अपनी बहन को चाकू मारने वाला था। वह जो करना चाहता था उसके लिए उसे मौत मिलनी चाहिए थी, और मैं उसे अपहरण के बाद ले जाने के बाद वास्तव में उसे मारने वाला था, लेकिन मैंने ऐसा करना बंद कर दिया। दक्ष ने मिंग्यू को देखते हुए कहा। उन्होंने कहा, उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया और सांस से किया गया वादा भी मेरे सामने आ गया। इसलिए मैंने उसे मारने का फैसला नहीं किया। मैंने उसे हमेशा के लिए दूर भेज दिया। ये हम सबके लिए सबसे अच्छा परिणाम है। मैं बस इतना ही कहूंगा। जब उसने अपनी बात पूरी की तो उसने उनके जवाब का इंतजार किया। उसे पता था कि यह बहाना भी सही नहीं था, लेकिन ये कुछ न होने से तो बेहतर ही था, और यह निश्चित रूप से सच्चाई से कहीं बेहतर था। वे इस बात से परेशान हो सकते हैं कि दक्ष ने उनके बेटे को एक अज्ञात स्थान पर भेज दिया, लेकिन कम से कम उन्हें इस बात की खुशी होगी कि वह जीवित है। दक्ष यही हासिल करना चाहता था। अब समय आ गया था कि चीजों को सही किया जाए ताकि वह मिंग्यू को दुखी किए बिना उसे दूर ले जा सके। पिताजी, मुझे उन पर भरोसा है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ये सच होगा, और भाई जीवित है। यही सबसे बड़ी बात है। मुझे नहीं पता कि वह ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन जब तक वह जीवित है हमें खुश रहना चाहिए। यह एक तरह की सजा हो सकती है। इसके अलावा दूसरी दुनिया में जाने का मतलब यह नहीं है कि वह वापस नहीं आएगा, मिंग्यू ने कहा। उस रहस्यमयी आदमी ने मुझ पर भाग्य का पत्थर भी इस्तेमाल किया था, जिससे मैं बहुत दूर चली गई। वापस आना मुश्किल था और समय भी लगता था, लेकिन असंभव नहीं था। तुम उसे फिर से देखोगे, उसने कहा, अभी भी दक्ष पर विश्वास करते हुए। पिछली बार उसने दोनों पक्षों में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश की थी और सोचा था कि कोई झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन अब जब मिंग्यू को पता चल गया था कि उसके भाई की गलती थी, तो उसे विशेष रूप से बुरा लगा कि जब उसने उसके भाई को दोषी ठहराया था तो उसने विश्वास नहीं किया। वह जानती थी कि दक्ष निर्दोष है और उसका मानना था कि यह कोई बाहरी ताकत है जो उनके परिवार को लड़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए उसने मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश की। नतीजतन दक्ष को चोट पहुंची। अब उसने दक्ष के साथ रहने का फैसला कर लिया था, भले ही इसके लिए उसे अपने परिवार के खिलाफ जाना पड़े, क्योंकि उसके परिवार ने ही उसे चोट पहुंचाई थी। मिंग्यू के दृढ़ संकल्प को देखकर और यह महसूस करते हुए कि दक्ष ने खुद पर नियंत्रण रखा है और उसके बेटे को नहीं मारा है, रानी को भी थोड़ी राहत मिली। वो दुखी होकर कहती है कि वह अपने बेटे को कभी नहीं देख पाएगी, लेकिन कम से कम वह जीवित तो है, वह खुश है और उसके अपने आप वापस लौटने की भी संभावना है। उसने भी दक्ष का पक्ष लिया और अपने पति को मनाने की कोशिश की कि वो सब कुछ भूल जाए। जो कुछ भी हुआ सो हुआ, उनका बेटा सुरक्षित और जीवित है। कहानी के सभी पक्षों को सुनकर सम्राट लू ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी उसका पूरा उद्देश्य दक्ष को यहाँ रखना था, इसलिए भले ही वह नाराज हो, लेकिन वो इसे दिखा नहीं सकता था। वो शांतिपूर्वक मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं भी गलत था, इसलिए मैं शिकायत नहीं कर सकता, और हमारा बेटा इस सजा का हकदार था। दक्ष ने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं उसे माफ करता हूँ। सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि सम्राट ने दक्ष को माफ कर दिया।
लेकिन दक्ष को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये बहुत आसान था, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। छोटे दोस्त, क्या ये बूढ़ा आदमी कोई योजना बना रहा है? मुझे वो डरावना लगता है, सावधान रहो। सांप सम्राट अभी भी दक्ष की गर्दन पर दुपट्टे की तरह लिपटा हुआ था। उसने दक्ष को बताने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। खांसी। सम्राट लू ने जोर से खांसना शुरू कर दिया जब उसने सांप सम्राट के शब्द सुने, जिसने अपनी आवाज धीमी नहीं रखी थी। माफ करना ससुर जी, यह मेरा पालतू जानवर है। ये हर किसी पर बहुत ज्यादा शक करता है, यहाँ तक कि रास्ते में मिलने वाले छोटे बच्चों पर भी उसे शक है। वो कहता है कि वे हत्यारे हो सकते हैं। उसे गंभीरता से मत लीजिए, दक्ष ने अपने ससुर से कहा और कुछ हद तक नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की। सांप सम्राट सही था और उसे भी ऐसा ही लगा, लेकिन वे यह बात जोर से नहीं कह सकते थे। अगर दुश्मन कोई धोखा देने जा रहा था तो उसे सच्चाई जानने के लिए उससे भी बड़ा धोखा देना होगा। इसलिए वो सम्राट को यह नहीं बता सकता था कि उन्हें शक है। ये शापित सांप कभी अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। अपने मन में दक्ष पहले से ही कोस रहा था। उसे उम्मीद थी कि सम्राट उसकी बातों पर यकीन कर लेगा। केवल सांप सम्राट को पागल बताकर ही वह अपने संदेह को गुप्त रख सकता था। क्या बकवास है? क्या तुम इस सम्राट को पागल कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? सांप सम्राट ने चिल्लाकर कहा। दक्ष की बात समझ में नहीं आए? बस चुप रहो और बकवास मत करो। ससुर ने मुझे माफ कर दिया है और सच्चाई सबके सामने आ गई है। अब कोई और गलतफहमी पैदा मत करो। दक्ष ने अपनी आंखें घुमाते हुए सांप सम्राट को जवाब दिया। चलो, जो करना है करो। इस सर्वोच्च व्यक्ति के पास ये रोना लेकर मत आना कि बाद में तुम गलत साबित हुए। सांप सम्राट ने आलस से कहा, इससे पहले कि वो परवाह करना बंद कर दे। हाँ, तुम सही हो। तुम्हारा ये सांप सचमुच एक अनोखा जानवर है, क्योंकि यह बोल सकता है, लेकिन ये केवल बकवास ही करता है। यह अफसोस की बात है। सम्राट हंसने लगा और उसने अपना सिर हिलाया। इस बात से संतुष्ट था कि सांप केवल एक पागल सांप था, जो संयोग से इस बार सही निकला। सौभाग्य से दक्ष को कुछ भी एहसास नहीं हुआ। उसने सोचा, कौन बकवास करता है? ये सांप तुम्हारा पिता है। इस राजा का मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खुश हो कि तुम मेरे दाहिने हाथ के ससुर हो, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम मेरे हाथों कैसे मर गए। सांप राजा ने अहंकार से कहा। अगर दक्ष उसका मजाक उड़ा रहा था तो ठीक था, लेकिन जब वह कोई और था तो वह क्रोधित हो गया। हाथों में मरना? इस आदमी के तो हाथ भी नहीं है। क्या वह ये घिनौनी बातें कहने से पहले सोचता भी है? दक्ष ने सांप सम्राट की बेइज्जती सुनकर सोचा, क्या इस छोटे जानवर की हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की? मैं इसे मार डालूंगा। सम्राट अपने पूरे परिवार और सभी मंत्रियों के सामने किए गए इस अपमान से क्रोधित हो गए। आओ, हिम्मत हो तो मुझे मारने की कोशिश करो, दुष्ट मानव। अगर तुम्हारे दादाजी आज होते तो वे भी मेरे सामने रोते। तुम तो दूर की बात है। हिम्मत हो तो आओ। सर्प सम्राट ने भी घोषणा की। चीजें हाथ से निकलती देख दक्ष ने बीच में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया और उसने सर्प सम्राट को वापस पशु जगत में भेज दिया। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मैंने उसे वापस मेरे जानवर के थैले में भेज दिया। वह पागल सांप तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। सम्राट लू दक्ष को उस सांप को बाहर लाने के लिए मजबूर करना चाहता था ताकि वह उस जानवर को मार सके, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। वह जानता था कि दक्ष में भागने की क्षमता थी। उसे यहाँ शांत रहना था। अगर उसने दक्ष को परेशान किया तो वह आदमी शायद भाग जाएगा। चाहे कुछ भी हो, उसे 1 महीने तक यहाँ रखना था। जहाँ तक सांप का सवाल है, वो उस कमीने से बाद में भी निपट सकता है। आह, ठीक है, चूंकि यह एक तुच्छ जानवर है, इसलिए मैं इसे लेकर कोई बड़ी बात नहीं करूंगा। भविष्य में अपने इस पागल जानवर को नियंत्रण में रखना, सम्राट ने कहा और उसके चेहरे के भाव सामान्य हो गए। यहाँ तक कि उसके मंत्री भी हैरान थे कि सम्राट इतनी जल्दी कैसे शांत हो गया। उन्होंने इसका श्रेय उसे दक्ष की परवाह करने को दिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इसका कारण कहीं ज्यादा गहरा था। मैं समझ गया, ससुर जी। अब जब हमारा काम पूरा हो गया है,
तो क्या मैं मिंग्यू के साथ जा सकता हूँ? दक्ष ने पूछा। छोड़ो, कहाँ जाओ? छोड़ने का क्या मतलब है? तुम हमारा साम्राज्य क्यों छोड़ना चाहते हो? सब कुछ शांत हो गया है, हमारे साथ यहीं रहो। तुम नहीं जा सकते, मैंने पहले ही एक बेटा खो दिया है। मैं तुम्हें और अपनी बेटी को भी नहीं खोना चाहता। मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकता। सम्राट लू चौंक कर उठ खड़ा हुआ क्योंकि उसने दक्ष को जाने की बात करते सुना। उसका पूरा उद्देश्य दक्ष को पीछे रखना था। वो उस आदमी को कैसे जाने दे सकता था? असंभव। उसके अचानक भड़कने से दक्ष को और भी शक हुआ। आखिर यह आदमी क्या कर रहा था? अब वह इतना अजीब क्यों हो गया था? असल में वह क्या योजना बना रहा था? चिंता मत करो ससुर जी, मैंने शाही महल छोड़ने की बात नहीं की। मेरा मतलब था कि मैं इस कक्ष को छोड़ दूं ताकि मैं अपने शयन कक्ष में जा सकूं और मिंग्यू से बात कर सकूं। मुझे उसे समझाने और उससे बात करने के लिए बहुत सी बातें हैं। चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं जा रहा हूँ। दक्ष ने घबराए हुए सम्राट से कहा। ओह, यही तो तुम्हारा मतलब था। जरूर, जाओ और आराम करो। मैं आज रात एक दावत का आयोजन करूंगा ताकि सब कुछ सामान्य हो जाए और तुमसे माफी भी मांगूं। कृपया उसका इंतजार करो, सम्राट ने कहा और दक्ष के स्पष्टीकरण पर राहत की सांस ली। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया की थी। सौभाग्य से दक्ष संदिग्ध नहीं लग रहा था, कम से कम उसने तो यही सोचा। दक्ष ने मिंग्यू की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या हम चलें? मिंग्यू ने अपना जैड जैसा चिकना हाथ उसके हाथों में रख दिया और सिर हिलाया। पीछे मुड़कर वे दोनों कमरे से बाहर चले गए। तुम्हें क्या लगता है वह क्या योजना बना रहा है? दक्ष और मिंग्यू लॉन कॉरिडोर में टहल रहे थे, तभी जून उनके सामने आए और उनसे एक सवाल पूछा। तो वो स्नैक और मैं ही नहीं है जिन्हें यह एहसास हुआ। यह अच्छी बात है, दक्ष ने अपने विचारों के माध्यम से जून को उत्तर दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मिंग्यू को पता चले। केवल एक मूर्ख ही इस पर ध्यान नहीं देगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो पारिवारिक प्रेम में अंधा हो गया हो। जुन ने उत्तर दिया और उसने मिंग्यू की ओर धीरे से देखा ताकि यह संकेत दे सके कि वह उसके बारे में बात कर रही थी। मिंग्यू मूर्ख नहीं थी, बात बस इतनी थी कि उसके पारिवारिक स्नेह ने उसे कभी कभी अंधा बना दिया था। तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या योजना बना रहा है? जुन ने फिर पूछा। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? साथ ही मैं 3 महीने पूरे होने से पहले भविष्य नहीं देख सकता, इसलिए मैं केवल अनुमान ही लगा सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वह मेरे खिलाफ कुछ साजिश रच रहा है। जिस तरह से उसने मुझे आसानी से माफ कर दिया, वो सच नहीं था। उसने मेरे लिए किसी सजा की बात भी नहीं की और न ही मुझे डांटा, इसलिए उसने निश्चित रूप से मुझे माफ नहीं किया है। अभी भी एक संभावना थी कि उसने अपने परिवार के प्रति प्रेम के कारण ऐसा किया हो, लेकिन जब सांप सम्राट इतना क्रोधित था तो उसे सिर्फ इसलिए माफ कर देना क्योंकि मैंने ऐसा करने के लिए कहा था। इससे मुझे यकीन हो गया वो मेरे खिलाफ कुछ योजना बना रहा है। दक्ष गार्डों से भरे गलियारे से गुजरा, जिन्होंने उसे सम्मान के साथ अभिवादन किया और पिछली बार उसकी क्षमता को देखकर थोड़ा डर भी महसूस किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने उन पर ध्यान नहीं दिया या कोई जवाब नहीं दिया। वो जून से बात करने में ज्यादा डूबा हुआ था। मैंने भी यही सोचा था, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये यहाँ रहने से बेहतर है, जून ने कहा। कहाँ छोड़ो? दक्ष ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। मजा अभी शुरू हुआ है, मुझे उसे थोड़ा जानने दो, अभी भी कुछ समय है, उसने सुझाव को पूरी तरह से खारिज करने से पहले कहा। यह सुझाव ऐसा कुछ नहीं था जिसे उसने मानने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की योजना थी। अब जब उसे अपनी कमियों का एहसास हो चुका था और वह स्पष्ट सोच रखता था, तो उसे पता था कि समस्याओं पर इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करना कभी भी समाधान नहीं था, खासकर तब जब वो अधिकांश चीजों के बारे में जानता ही न हो। सबसे पहले उसे स्पष्ट रूप से सोचने और योजना को समझने की आवश्यकता थी। किसी भी स्थिति में अब जब उसे पता था कि क्या होने वाला है, तो उसके पास पहले से ही खुद को सुरक्षित रखने के तरीके थे। पहली बात तो ये कि उसने पिछली बार वही गलती न करने का फैसला किया था। उसे मिंग्यू को ज्यादातर समय अपने साथ रखना था ताकि कोई उसे अपराध के लिए न फंसा सके। दूसरी बात ये कि उसे जहर दिए जाने से बचना था।
सम्राट ने आज रात एक दावत का आयोजन किया था और इस बात की पूरी संभावना थी कि उसे जहर दे दिया जाएगा। इस मामले में वो ये भी दावा कर सकता है कि उसे जहर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक नया बलि का बकरा बनाकर वो अपने परिवार का समर्थन बनाए रखते हुए दक्ष की हत्या से बच सकता था, इसलिए उसने जहर के खिलाफ सावधानी बरतने का भी फैसला किया था। उसने ऐसी कई बातें सोची थी क्योंकि वो मिंग्यू को अपने साथ ले जाना चाहता था और उसे खुशी खुशी लाने के लिए उसे ये साबित करना था कि यहाँ उसकी जान को खतरा है। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। मिंग्यू और दक्ष अपने कमरे में पहुंचे। दरवाजा इस बार चरमराहट की आवाज कर रहा था, पहले की तरह नहीं, किसी कारण से जिससे सन्नाटा टूट गया। कमरे में प्रवेश करते ही दक्ष बिस्तर पर बैठ गया। मिंग्यू बैठने के बजाय उसके सामने खड़ी होकर नीचे की ओर देखने लगी। मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, लेकिन ये सब है इसलिए न तो तुम्हें और न ही मेरे भाई को कोई नुकसान हुआ, क्योंकि मेरा मानना था कि आप दोनों निर्दोष थे। जैसे ही दक्ष बोलने वाला था, मिंग्यू ने बोलना शुरू कर दिया। उसने बिना पूछे ही समझाना शुरू कर दिया। अब जब मुझे पता चल गया है कि वो गलत है, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी, लेकिन फिर भी मैं अपने भाई की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे जीवित भेजने के लिए धन्यवाद, उसने दक्ष से कहा। उसे और उसके गंभीर भावों को देखते हुए दक्ष ने गहरी सांस ली। उसने एक बार फिर कुछ बेवकूफी करने का फैसला किया, क्योंकि वो उसे अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। तुम्हारा भाई मर चुका है, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा। मैंने तुम्हारे माता पिता से भी झूठ बोला, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सच बताना ही बेहतर विकल्प है। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखूंगा, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। मैंने तुम्हारे पिता को जो बताया वो आधा सच था। मैं अपने नए कानून की वजह से भविष्य देख पाया, जो मुझे कभी कभार भविष्य देखने की अनुमति देता है। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने वह भविष्य देखा और मैंने जल्दबाजी में काम किया। जब तक वह जीवित थे, वह भविष्य कभी भी सच हो सकता था। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ सकता था जिससे तुम्हें कोई नुकसान हो, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाल दिया। बिना कुछ छिपाए उसने सब कुछ बता दिया, जिससे मिंग्यू दंग रह गई, जो सोच रही थी कि उसका भाई जीवित है। अब जब उसे पता चल गया कि वह मर चुका है, तो उसे नहीं पता था कि उसे अब क्या महसूस होगा। उसे पता था कि उसे गुस्सा होना चाहिए। उसका भाई मारा गया, वह भाई जिसने इतने सालों तक उसकी देखभाल की, वह भाई जो उसका परिवार था। लेकिन ये भी सच था कि उसके भाई ने षड्यंत्र करके दक्ष को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए वह उसे दोष नहीं दे सकती थी। उसके दिल में थोड़ी सी उदासी थी, लेकिन यह उतनी नहीं थी जितनी उसे लग रही थी। वो दक्ष के इस काम के लिए नाराज नहीं थी। एक और बात जानना चाहती हो? दक्ष ने मिंग्यू को उसकी हैरानी से बाहर निकालते हुए कहा। एक और बात? मिंग्यू ने पूछा। तुम्हारा भाई तो मेरे मरने से पहले ही मर चुका था, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। क्या तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारे मारने से पहले ही वह मर चुका था? उसने आश्चर्य से पूछा। मेरा मतलब है वो सामान्य नहीं था। तुम सही कह रही थी कि उसे मार दिया गया। उसे वास्तव में पेई जैन ने मारा था, दक्ष ने मिंग्यू को बताया। तुम्हारा मतलब है कि वो। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। कोई प्रतिरूपक था जिसे मैंने यहाँ अपने भाई के रूप में देखा था? ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। वो वही भाई था जिसे तुम जानते थे, लेकिन वह जीवित नहीं था। वह एक लाश की तरह था जिसे फिर से जीवित कर दिया गया था। वह कोई दर्द महसूस नहीं कर सकता था और उसके शरीर के अंदर खून भी नहीं था। मुझे लगता है कि किसी ने उसे जीवित करने के लिए कोई डार्क मेथड का इस्तेमाल किया था, दक्ष ने मिंग्यू से कहा, क्योंकि उसे वह दिन याद था जब उसने ली वान को मार दिया था। उसे उस आदमी को मारने की याद आ गई, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि वहां खून नहीं था। उस समय उसे इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन बहुत समय बाद उसे याद आया कि उसने ऐसी चीजों के बारे में एक किताब में पढ़ा था। ये खेती के बारे में एक मिथक की तरह था, लेकिन ये समझ में आता था।
जब उसे ये याद आया तो वह लू वान को मारने के लिए पछताए बिना नहीं रह सका। अगर उसने उस आदमी को जिंदा रखा होता तो शायद उसे कुछ जवाब मिल पाते। जो भी व्यक्ति उसे लिफ्ट में लाया था वो संभवतः उसका इस्तेमाल करने वाला ही था। दुर्भाग्य से अब जब वह मर चुका था तो सभी सुराग भी खो गए थे। मेरा भाई मर गया था, किसी ने उसे जीवित कर दिया। इस खुलासे से मिनग्यू को झटका लगा था। उसका मुंह अभी भी थोड़ा खुला हुआ था। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? दक्ष ने पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या उसके मन में संदेह के साथ साथ सदमा भी था। मिनग्यू ने जवाब में अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया और वह आगे बढ़कर उसके पास बैठ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ये समझ में आता है क्योंकि मुझे याद है कि वह मर चुका था तो किसी ने निश्चित रूप से उसे वापस जीवित किया। लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मृत्यु के कारण किसी का उसके जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण था? मैं हमेशा उलझन में थी कि वह आपकी दृष्टि के अनुसार मुझे क्यों मारने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ऐसा है तो ये समझ में आता है, उसने उससे कहा। यह सही है, मुझे भी यह बात बहुत बाद में पता चली, लेकिन मेरा मानना है कि कोई और व्यक्ति यह योजना बना रहा था। वह व्यक्ति किसी कारण से तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे भाई का इस्तेमाल कर रहा था। शायद मुझे तुम्हारे पास देखकर उसकी तुम्हें मारने की योजना खराब हो गई थी, इसलिए उसने पहले मुझे मारने की कोशिश की, दक्ष ने समझाया। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने वास्तव में उसे नहीं मारा। मैंने उसकी आत्मा को गुलाम होने के इस दयनीय अस्तित्व से मुक्त किया, जिसे अंततः अपनी ही बहन को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। कम से कम अब उसकी आत्मा पुनर्जन्म चक्र में जा सकती है। इस बार उसने झूठ नहीं बोला और